ओके स्टूडेंट, सो इन लास्ट क्लास वी हैव लर्न कि सॉलिड को कैसे लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं और उसके क्या रूल्स होते हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिसॉल्व गैसेस इन लिक्विड, राइट। बच्चों, उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट टॉपिक था कि सॉलिड इन लिक्विड, इसे क्विक हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ सॉलिड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और वही सॉलिड जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो उसका अगर हम रीजन देखने का कोशिश करें कि वाई सर्टेन सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सर्टेन सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो जो बॉटम लाइन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, दैट वाज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो भी सॉलिड जिस तरीके का होता है वो उसी तरीके के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। इफ द सॉलिड इज नॉन पोलर, then it dissolves in non-polar solvent, and if it is a polar solid बच्चों, then it dissolves in polar solvent, right। अब जैसे हमारा सॉल्ट है बच्चों, तो सॉल्ट जो है वो एक पोलर कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें। अब ये पोलर कंपाउंड होने की वजह से ये जो सॉल्ट है बच्चों, ये वाटर में तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन यही जो है आपका सॉल्ट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होता है। यानी कि पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, राइट। आज का जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज अ सॉल्यूशन और डिसॉल्विंग गैसेस इन लिक्विड, राइट। बच्चों, जिस तरीके से सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है, उसी तरीके से जो गैसेस होती हैं वो भी जो है डिसॉल्व होती हैं लिक्विड के अंदर, और उनके अंदर भी उसी तरीके का एक सिलेक्शन होता है कि सम गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, सम गैसेस डिसॉल्व इन सम अनदर काइंड ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कि ये देखिए, ये एक पॉन्ड है, राइट। और इस पॉन्ड के अंदर जो है एक बढ़िया सी मछली रानी है, और ये मछली जो है वो पानी में बहुत खुश है बच्चों, राइट। क्यों खुश है? क्योंकि इसको जो है अच्छी तरीके से ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? इसके जो गिल्स हैं बच्चों, वो गिल्स जो है इस वाटर की जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर के अंदर, उस ऑक्सीजन को जो है ये ब्रीथ कर रही है। और जब वो ये ब्रीथ करती है अपने गिल्स के थ्रू, तो ये वाटर के साथ में ऑक्सीजन इसके गिल्स में जाती है, और ये वाटर को तो ये फ्लश, राइट। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो डिसॉल्व्ड है वाटर में, उसकी वजह से जितना भी हमारा एक्वेटिक लाइफ है उसका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो पाता है, राइट बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती है, और उसी की वजह से ये फिश जो है वो वाटर में सरवाइव कर पा रही है, कि इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ बच्चों के, जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो है वो जो गैसेस सॉल्युबल होती हैं, वो जो है आ, हमारे कितने काम आती हैं। आप देखिए गौर से, इस बॉटल को अगर आप पहचान सकते हैं तो। अच्छा, ये ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, और बट मैं अगर इसमें नाम लिख दूंगा तो डेफिनेटली आप इसको पहचान पाएंगे बच्चों, राइट बच्चों। ये कोका कोला भी हो सकती है, ये पेप्सी भी हो सकती है, और आई एम वेरी सॉरी, इसका शेप बहुत अच्छा नहीं बना है, पेन प्लेट पे हाथ बहुत अच्छा नहीं चलता है। तो ये हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बच्चों, ये किस वजह से पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक हम इसलिए पीते हैं क्योंकि इसका स्वाद शार्प होता है, और हमारे मुंह में एक ब्लास्ट होता है, और इसका टेस्ट जो है वो और बहुत सारे केमिकल्स के साथ साथ इसके अंदर एक डिजॉल्व गैस होती है, और वो डिजॉल्व गैस जो है वो हमको बबल्स की फॉर्म में दिखाई देती है,
और जैसे ही हम इस कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का ढक्कन ओपन करते हैं बच्चों, वैसे ही जो है हमको ये जो गैस है वो एकदम निकल के आती है बाहर। राइट, जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और ये गैस जो है ये इस कोल्ड ड्रिंक में डिजॉल्व होती है, और इसी की वजह से, ना कि कोक या पेप्सी की हम बात करें, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक आते हैं बच्चों, उन सब का जो है वो टेस्ट जो है वो इस डिजॉल्व CO2 की वजह से होता है। यानी हमने दो एग्जाम्पल पढ़ लिए जिसके अंदर जो है वो गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व थी। पहला था O2 इन वाटर, और दूसरा है CO2 इन वाटर। राइट बच्चों, तो इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों को आगे इंडस्ट्री में यूज में आते हैं, और हम लोगों को मालूम चलेंगे। राइट, कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि जैसे सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, उसी तरीके से गैसेस भी जो हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या सारी गैसें जो हैं वो एक ही तरीके से डिसॉल्व होती हैं? जैसे अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात करें, अगर ये वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल है, एक्सट्रीमली सॉल्युबल है। राइट, लेकिन यही HCl गैस जो है जब हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन में हम डिसॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो ये इतनी सॉल्युबल नहीं है जितनी कि वाटर में सॉल्युबल होती है। मींस वी कैन से दैट इट इज फेयरली सॉल्युबल। राइट, ये फेयरली सॉल्युबल होती है, ये बहुत जो है ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम अमोनिया गैस की बात करें, राइट, कि भाई अमोनिया को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया, NH3 इन वाटर, राइट, तो बच्चों ये भी जो है एक्सट्रीमली सॉल्युबल होती है, एक्सट्रीमली सॉल्युबल होती है। राइट, लेकिन अमोनिया जो है अगर हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लेंगे तो उतनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है। यानी यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ गैसेस जो हैं वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं, और कुछ गैसेस जो हैं वो दूसरे गैसेस में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती, दूसरे तरीके के लिक्विड में अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो इसका क्या कारण है, इसको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों बॉटम लाइन वही है कि गैस और लिक्विड के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, राइट, इंटरैक्शन का मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी की बेसिस पे जो है वो कोई भी गैस जो है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व होती है या नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, राइट, HCl हमको मालूम है बच्चों के इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ होगा, तो क्लोरीन पे एक पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यही जब हमारा पोलर HCl गैस का मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के साथ में मिक्स होता है, और वाटर हमको मालूम है कि अच्छी तरीके से जो है एक पोलर जो है वो सॉल्वेंट है, राइट। तो यहाँ पे जो है दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो पोलर होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये HCl जो है वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। और यही रीजन जो है बच्चों हम NH3 का भी दे सकते हैं कि NH3 भी जो है एक पोलर जो है गैस है, इसका मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होता है क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा होते हैं, और इसका भी जो है वाटर के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पोलर नेचर का ही होता है, यानी कि डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड, हम उसको मोर करेक्टली अगर हम बोलें तो अमोनिया का वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए अमोनिया डिसॉल्व होती है। लेकिन यही अमोनिया जो है अगर हम साइक्लोहेक्सेन में डालें, साइक्लोहेक्सेन यानी C6H14 में, राइट बच्चों,
तो साइक्लोहेक्सेन क्या है? CH2 CH2 CH2। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा और आसानी से बनाऊं बच्चों, तो ये इसका मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन का, जिसमें हर एक एंगल पे CH2 मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ये एक परफेक्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके का अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, तो उसके अंदर जो अमोनिया या HCl जैसे मॉलिक्यूल की सॉलिबिलिटी जो है वो घट जाएगी, वो उतने सॉलिबल नहीं होंगे, और हो सकता है इनसॉल्युबल भी हो, बट डेफिनेटली इनका वाटर से कम ही सॉलिबिलिटी यहाँ पे होने वाला है। राइट ना बच्चों, ये तो हमने लास्ट टाइम ही पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होता है उसके हिसाब से जो है उनका सॉलिबिलिटी डिसाइड होता है। राइट, अब हमको ये पढ़ना है कि गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो क्या कहीं पे कोई प्रेशर का भी रोल होता है? अगर कोई गैस जो है वो किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, और ये कोई गैस है और इस लिक्विड में डिसॉल्व है, और इसी गैस का जो है वो पार्टिकल्स जो है वो ऊपर इसकी सरफेस पे भी है, तो ये गैस जो है ये अपनी अनडिजॉल्व स्टेट यानी गैसेस स्टेट से, और ये डिजॉल्व स्टेट यानी कि इसकी एक्वस स्टेट से जो है वो एक इसका इक्विलिब्रियम जो है स्टैब्लिश हो जाता है। मान लीजिए ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था यहाँ पे, जब ये गैस जो है वो नॉर्मल प्रेशर पे जो है वो यहाँ पे डिसॉल्व हो गई। अब बच्चों हमें ये चेक करना है कि क्या अगर हम इस गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करें, तो इस गैस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। राइट, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगाया, गैस के मॉलिक्यूल तो यहाँ पे थे ही बच्चों, और यहाँ पे हमने इस पिस्टन को अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया, यानी प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर था, अब हमने नया प्रेशर यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। राइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन सेंस लगा के बताएं कि बच्चों यहाँ पे ये जो गैस पहले जितनी डिसॉल्व थी उतनी ही डिसॉल्व रहेगी, या इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी? डेफिनेटली बच्चों इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अनडिजॉल्व्ड गैस थी इसकी सरफेस पे, उसके पार्टिकल ज्यादा फोर्स के साथ में अब बैंग करेंगे लिक्विड की सरफेस को, और वो ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी कि प्रेशर जो है गैस का कितना है, इसके हिसाब से जो है गैस का मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड में डिसाइड होता है, या अगर हम इजी वर्ड्स में कहें कि हाई प्रेशर अगर गैस का होगा, तो वो लिक्विड में उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होगी। राइट बच्चों, तो ये जो रूल है ये हमको हेनरी ने दिया था, तो इसीलिए इसको हम हेनरी लॉ भी कहते हैं। इसमें जो पी गैस है बच्चों, वो प्रेशर है गैस का जो लिक्विड की सरफेस पे लग रही है, और जो काई गैस है तो वो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है कि जितना कि वो उस लिक्विड में डिसॉल्व है। अगर हमको यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो इट इज गोइंग टू बी पी गैस इज इक्वल टू के एच टाइम्स काई गैस, यानी कि कितना इसमें गैस डिसॉल्व हो रही है, दैट इज स्काई गैस, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और बीच में एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम के एच है बच्चों, और के एच होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। राइट, ये के एच जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। के एच डिपेंड्स on the nature of gas, nature ऑफ गैस, यानी कितना जो है उसका कांस्टेंट का वैल्यू होगा, ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि गैस और लिक्विड के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बच्चों ज्यादा है, तो के एच उसी हिसाब से होगा, और अगर गैस और लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उसका के एच वैल्यू कम होगा। यानी बच्चों ध्यान से समझ लीजिए कि के एच खाली गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
केएच इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो गैस किसी कौन से लिक्विड के अंदर डिसॉल्व की गई है। अगर वो गैस वाटर में डिसॉल्व की है तो उसका केएच वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर होगा, और वही गैस अगर साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व की गई है तो उसका केएच वैल्यू जो है वो कुछ और होगा, राइट। अब केएच जो है वो आ, काई गैस पे कैसे डिपेंड करती है, देखिए बच्चों, ये पी गैस जो है दैट इज इक्वल टू केएच टाइम्स काई गैस। तो केएच को अगर हम एक साइड में ले जाएं तो ये हो गया आपका पी गैस डिवाइडेड बाय काई गैस। यानी केएच का और काई गैस का रिलेशन क्या हो गया कि अगर केएच बच्चों ज्यादा वैल्यू है, हायर वैल्यू है, तो काई गैस जो है वो कम होगी। यानी कि ऐसी गैस जिसका केएच वैल्यू कम होता है उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी गैस का डिसॉल्व होने का क्वांटिटी जो है वो कम हो जाता है, राइट। और जिस गैस का केएच वैल्यू जो है वो कम होता है उसका काई गैस का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। तो इसका एक टेबल में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको देखिए। देखो बच्चों, ये जो टेबल है इसमें जो है गैस का जो नाम है वो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन, विनाइल क्लोराइड, अलग अलग गैस हैं। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें टेम्परेचर 293 और पे दे रखा है इन्होंने कि हीलियम गैस का केएच वैल्यू जो है 144.97 है, राइट। और इसी गैस नेक्स्ट अगर हम जाएं तो हाइड्रोजन गैस का 293 टेम्परेचर पे जो केएच वैल्यू है वो 69.16 है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का केएच वैल्यू सेम टेम्परेचर पे सेम सॉल्वेंट वाटर में हीलियम से कम होता है। अब कम वैल्यू का मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस हीलियम से ज्यादा सॉल्युबल है, और नाइट्रोजन का केएच वैल्यू सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन से ज्यादा है। यानी नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन से कम है। और यही बात अगर आप ऑक्सीजन पे देखेंगे बच्चों, तो ऑक्सीजन का केएच वैल्यू हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन चारों में सबसे कम है। यानी कि ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी जो है वो हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। ऑक्सीजन जो है वो लाइफ गैस मानी जाती है, लाइफ सपोर्टिंग गैस मानी जाती है। इसका रीजन ये भी है कि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बाकी गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसका केएच वैल्यू कम होता है, इसकी वजह से ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है, और ज्यादा डिसॉल्व होने से जो एक्वेटिक लाइफ है उनको अच्छे से सपोर्ट करती है, राइट बच्चों। एक बार फिर से हम हेनरी लॉ पे आ रहे हैं और उसका फॉर्मूला हम लोग कोशिश करते हैं एक बार फिर से समझने की। बच्चों जैसे यहाँ पे दे रखा है पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू काई गैस, राइट बच्चों। यहाँ पे जो के एच है वो आपका एक कांस्टेंट है। काई क्या है? काई जो है बच्चों वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। मोल फ्रैक्शन अगर हम किसी चीज का निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? एन गैस डिवाइडेड बाई एन गैस प्लस एन लिक्विड, राइट, इज इक्वल टू पी गैस, राइट बच्चों। यानी कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो गैस का निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो अगर हम रख देंगे यहाँ पे तो हमारा जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है बच्चों इसमें, दैट इज कि अगर वो गैस जो है उस लिक्विड में इतनी सॉल्युबल नहीं है तो क्या करेंगे, पी गैस इज इक्वल टू के एच टाइम्स एन गैस डिवाइडेड बाई एन गैस प्लस एन लिक्विड। क्योंकि यहाँ पे गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन लिक्विड कम होंगे बच्चों। तो एन गैस चूंकि बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो एन गैस प्लस एन लिक्विड को हम नियरली एन गैस के बराबर मान लेंगे। तो इसका जो इजी फॉर्मूला होता है जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना होता है बच्चों, दैट इज एन गैस डिवाइडेड बाई एन लिक्विड, जहां पे हमने एन गैस को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर दिया है क्योंकि एन लिक्विड जो है वो एन गैस के कंपैरिजन में काफी बड़ी वैल्यू होती है। राइट, तो इस फॉर्मूले को यूज करके बच्चों हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, इसको अगर हम और थोड़ा डिटेल में जाएं तो क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एन गैस की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, W गैस यानी गैस की कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व हुई है अपॉन M गैस यानी मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ पे W लिक्विड यानी कितनी क्वांटिटी लिक्विड की है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड। इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो हम आसानी से अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो दिस इज हेनरी लॉ और इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, कुछ एप्लीकेशंस हमको अभी पढ़ने भी हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विद द यूजेस ऑफ हेनरी लॉ। राइट, तो क्या क्या रूल्स हैं, हेनरी लॉ है क्या बच्चों, हेनरी लॉ केवल हमको इतनी सी बात बता रहा है कि अगर आपको कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व करनी है किसी लिक्विड में तो आपको उस गैस का प्रेशर उस लिक्विड की सरफेस पे बढ़ाना होगा, तो वो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी उस लिक्विड में। राइट, तो इसके एप्लीकेशंस हमको पढ़ने हैं और उस एप्लीकेशन से पहले एक बार एक नजर बच्चों इस ग्राफ पे डाल लीजिए। ये ग्राफ किस चीज का है, अगर आप देखें ये HCl का मोल फ्रैक्शन इसमें एक एक्सिस पे दे रखा है। राइट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl यानी कि HCl का कितना प्रेशर है उसकी लिक्विड की सरफेस पे वो दूसरी एक्सिस पे दे रखा है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे वैसे वैसे यहाँ पे HCl का मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। इससे हमको साफ पता लग रहा है कि HCl को अगर हमें ज्यादा डिसॉल्व करना है तो HCl का प्रेशर हमें उस सॉल्वेंट की सरफेस पे बढ़ाना पड़ेगा। राइट बच्चों, अब आते हैं हम कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या है। राइट बच्चों, तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो हेनरी लॉ की है जो हम उसे खूब यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, दैट इज हमारे कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो, ज्यादा फिज हो, जैसे ही हम कैप खोलें खूब सारी उसमें से फिज निकले और खूब सारे बबल्स हमको निकलते हुए दिखाई दें, तो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक कंपनीज क्या करती हैं बच्चों, कोल्ड ड्रिंक कंपनी करती है कि ये जो आपकी बॉटल है इसके अंदर जो है गैस जो होती है बच्चों वो बहुत ही हाई प्रेशर पे इसमें भरी जाती है। राइट, कितना प्रेशर होता है एग्जैक्टली आई डोंट नो, वो हम लोग इंडस्ट्री से चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों वो बहुत ही हाई प्रेशर पे होती है। और हम कैसे इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि जब ये कैप इसका बंद है यानी कि जब हमारा ढक्कन जो है इसका बंद है बच्चों तो यहाँ पे गैस इसके अंदर है, लेकिन जैसे ही हम ये कैप को हटाते हैं, राइट, क्योंकि प्रेशर वापस से 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है कैप के हटते ही, तो जो गैस हमने जबरदस्ती डिसॉल्व करी थी इस लिक्विड के अंदर एट अ वेरी हाई प्रेशर, दैट गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लिक्विड। राइट, so this is the one thing where Henry law is used to dissolve more CO2. You need more pressure. If P gas will be more, right, then Chi gas will also be more. यानी कि अगर आपको ज्यादा Chi gas चाहिए तो आपको P gas भी जो है वहां पे इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा बच्चों यहाँ पे जो आपका
एप्लीकेशन है ये, दैट इज रिलेटेड टू स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स कौन से होते हैं बच्चों? स्कूबा डाइवर्स होते हैं कि जो अपनी बैक पे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके और बहुत ही गहरे समुद्र के अंदर जाते हैं। राइट बच्चों? तो जब वो समुद्र के अंदर जाते हैं बच्चों और बहुत हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन जो है उनके ब्लड में डिसॉल्व होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने वाटर जो डेप्थ है उससे ऊपर आना शुरू करते हैं, जो हाई प्रेशर पे जो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है वो तो यूज हो गई, जो हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व हो जाती है ब्लड के अंदर, वो अनडिसॉल्व गैस जो है वो ब्लड से जो है वो निकलना चाहती है, उसका बबल फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। इसको बहुत आसानी से समझ लीजिए कि सी लेवल पे जब वो बॉटम पे पहुंच गया, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, ज्यादा नाइट्रोजन गैस ब्लड में उसकी डिसॉल्व हो गई, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो ऊपर सरफेस पे आ रहा है वहां प्रेशर कम हुआ, और प्रेशर के कम होने की वजह से क्या होगा बच्चों, वहां पे जो अनडिजॉल्व नाइट्रोजन गैस है जो ब्लड के अंदर है, जिसका कोई यूज नहीं हुआ है ब्लड के अंदर, वो वापस से निकलेगी और उसके बबल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, और इस सिचुएशन को बच्चों कहते हैं हम बैंड्स। दिस इज नोन एज बैंड्स, राइट? और इस बैंड जो है वो बहुत पेनफुल और बहुत ही डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है वो हो सकती है, राइट? तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए बच्चों, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं तो वो बहुत स्लोली स्लोली ऊपर आते हैं, दे आर एडवाइज कि भैया एकदम से ऊपर नहीं आ जाना है। दूसरा जो है उसमें नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कम करते हैं, क्योंकि वो जो है वो बैंड्स फॉर्मेशन कर सकती है, तो उसका परसेंटेज 56.2, और हीलियम का परसेंटेज 11.7, और ऑक्सीजन का 32.1% रखते हैं। राइट बच्चों? एक चीज और जो है जो आजकल लेटेस्ट है, जो बुक में नहीं लिखी है लेकिन एज ए हम लोग दिन रात टीवी में देख रहे हैं, कि कोरोना के पेशेंट्स का जब लंग्स खराब हो जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको दो तीन चीजें यहाँ हेनरी लॉ से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में खत्म हो गई है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन चूंकि कोरोना का पेशेंट जो है उसका लंग्स का कैपेसिटी घट जाता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदर काफी सारा जो है वो फ्लूइड जमा हो जाता है, उसके अंदर थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं, तो पार्ट ऑफ द लंग इज नॉट अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन एक्सचेंज। तो डॉक्टर क्या एडवाइस करता है? डॉक्टर कहता है कि भाई जब आप नॉर्मल थे, आपके लंग्स हेल्दी थे, तब तो आप जो ब्रीथ कर रहे थे तो उसमें 21% ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में थी, उसका प्रेशर काफी था, आपके लंग्स अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे थे। लेकिन अब आपके लंग्स का कैपेसिटी घट गया है 25%, 50%, या और भी घट सकता है अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी है। तो अब आपको ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि हेनरी क्या कह रहा है? हेनरी कह रहा है कि पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस। और काई क्या है? यहाँ पे काई जो है बच्चों, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो आपके लंग्स में डिजॉल्व हो रही है। अब आपको चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? इस पी गैस को जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डॉक्टर जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं, कि जिससे कि बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो उस हाई प्रेशर पे हमारे जो लंग्स जो आधे बेकार हो चुके हैं उसमें बाकी आधे में डिसॉल्व होके वो ब्लड के अंदर जा सके, राइट? और इसी को जो है वो मेडिकल टर्म में थोड़ी आसान भाषा में ऑक्सीजन पर कितने लीटर ऑक्सीजन दी जा रही है वो बता देंगे। पर सेकंड इतने लीटर, या पर मिनट इतने लीटर, या पर आवर इतने लीटर ऑक्सीजन यूज हो रही है। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन के लीटर जो है वो यूज होते चले जाते हैं। तो ये भी हेनरी लॉ का ही एक फॉर्म है बच्चों, जिसमें जो है वो कोरोना का पेशेंट का जान बचाने के लिए उसमें ऑक्सीजन गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के, अगर हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी कि अगर हम पहाड़ पे जाएं, तो पहाड़ पे जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, राइट? वो इतना अच्छी तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। क्यों बच्चों?
क्योंकि पहाड़ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हो जाती है कम, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर वहां पे गिर गया। जब ऑक्सीजन का प्रेशर गिर जाता है बच्चों, तो जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, हेल्दी लंग्स हैं, सब बातें हैं, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स के अंदर उतना बना ही नहीं जितना सी लेवल पे या नॉर्मली जहां रहते हैं वहां बनता था। तो ऑक्सीजन जो है वो कम प्रेशर की वजह से, ये जो आपका कम प्रेशर वाला केस है बच्चों यहाँ पे, राइट, इस प्रेशर के कम हो जाने की वजह से यहाँ पे काई गैस घट जाता है, यानी कि लंग्स में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से आदमी को ज्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है और वो बहुत जल्दी थक जाता है, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो वहां पे बहुत कम हो जाती है, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं बच्चों, जो हाई आल्टीट्यूड पे जाते हैं, वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, कि जैसे अगर ऊपर जाके पी गैस कम हो जाए, पी ऑक्सीजन कम हो जाए, कि भाई यहाँ गए और PO2 हो गया कम, राइट, तो PO2 कम होने के बाद वो क्या करेंगे, अपने सिलेंडर से ब्रीथ कर सकते हैं। लेकिन एक और बच्चों में मजेदार बात आपको बताऊं, कि हर एक एवरेस्ट पे या दूसरे ऊंचे पहाड़ों पे जो लोग जाते हैं बच्चों, उनके साथ में, एवरेस्ट का तो खास तौर पे मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, उनके साथ में एक बंदा होता है जिसको वो लोग कहते हैं शेरपा, राइट। ये जो शेरपा होता है, ये इनका गाइड होता है, और ये जो गाइड होता है इसके पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है, राइट। ध्यान देने लायक बात है बच्चों, कि पहाड़ पे गए हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पहाड़ चढ़ने गया है वो तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहा है, लेकिन जो उसका गाइड है उसके पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है, और उसको कोई ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि शेरपा जो है बच्चों, ये नेपाली या हाई ऑल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं। इनके जो लंग्स होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा बड़े होते हैं, राइट, क्योंकि उन्होंने अपनी आप को अडॉप्ट कर लिया है। कितने बड़े होते हैं आप गूगल करके देख लीजिए, उसमें आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का लंग और एक शेरपा का लंग्स में जो है वो डिफरेंस जो है वो दिखाई दे जाएगा। तो ज्यादा बड़े लंग्स होने की वजह से उनका ऑक्सीजन जो उनका बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो उनके लंग्स पूरे कर पाते हैं, और उसकी वजह से उनको इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे भी जो है वो सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी बॉडी जो है वो उसके लिए अडॉप्टेड होती है, राइट बच्चों। तो ये तो दो तीन एप्लीकेशन हो गए आपके, जो हमें जो है हेनरी लॉ के पढ़ने हैं, उसमें से एक कोरोना वाला केस भी मैंने आपको बच्चों बता दिया, राइट। नेक्स्ट है बच्चों कि क्या गैसेस पे टेम्परेचर का भी कोई फर्क पड़ेगा, कि इफ वी चेंज द टेम्परेचर then will there be any change on the solubility of gases in liquid, right। बच्चों इसको आप आराम से समझ सकते हैं, solubility of gases in liquid and effect of temperature, यानी टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा, राइट। यहाँ पे जो है ला शातेलिए, जिन बच्चों को फ्रेंच नहीं आती है वो इसको ली चैटलियर भी बोल सकते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन फ्रेंच इज ला शातेलिए, राइट। ला शातेलिए प्रिंसिपल हमारी हेल्प करता है बच्चों। जैसे ये गैस है कोई, इसको हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद में हमको ये देखना होता है कि ये गैस जो है, इसका डिसॉल्विंग जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर जैसे ये गैस जो मैंने दिखाई आपको बच्चों, यहाँ पे जो है वो हीट बन रही है, यानी ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। ऐसी रिएक्शन जिसके डिसॉल्व होने से हीट रिलीज हो रही है, अगर उसका हम टेम्परेचर रेज करें, उसको हम हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व करें, तो क्या होगा? ये हो गया हमारा हाई टेम्परेचर साइड, और ये हो गया बच्चों हमारा लो टेम्परेचर साइड। तो अगर हमने फर्दर टेम्परेचर रेज किया
तो ये ली चार्टियर प्रिंसिपल या ला शातिलियर प्रिंसिपल की वजह से बच्चों ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लो टेम्परेचर साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। इसका मतलब इस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये कम डिजॉल्व होगी। और इसको अगर हम टेम्परेचर लो कर दें तो ये बच्चों हाई टेम्परेचर साइड पे जाएगी, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसका उल्टा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं बच्चों। अगर कोई गैस है बच्चों, इसको हमने किसी भी लिक्विड फॉर एग्जाम्पल वाटर में डिजोल्व किया और ये गैस जो है माइनस हीट, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच वैल्यू अगर हम लिखते हैं बच्चों तो वो पॉजिटिव आता है, राइट। तो इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट साइड है वो बच्चों हाई टेम्परेचर है, और जो हमारा रिएक्टेंट साइड है वो हमारा लो टेम्परेचर है, राइट। तो इसमें अगर हम इंक्रीज इन टेम्परेचर करें, अगर हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करें तो क्या होगा, दिस रिएक्शन विल गो टू द हाई टेम्परेचर साइड, ये ज्यादा डिजॉल्व होगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। और यहीं पे बच्चों अगर हम डिक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे तो ये जो है रिएक्शन लो टेम्परेचर साइड यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी, राइट बच्चों। ये हमारा हेनरी लॉ का थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ। और बच्चों इसका जो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया है आज, जो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, दैट वाज पी गैस इज इक्वल टू के एच टाइम्स काई गैस, या जिसका हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा था पी गैस इज इक्वल टू के एच टाइम्स एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन लिक्विड, या इसका जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म था जो उन गैसेस के लिए था जो कि ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होती है गिवन सॉल्वेंट में, तो उनके लिए हमने क्या किया था, इस एन गैस को हमने जो है वो इग्नोर कर दिया बच्चों। तो ये हो गया एन गैस डिवाइडेड बाय एन लिक्विड। इन फॉर्मूले की बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, और हेनरी लॉ के सारे क्वेश्चंस बच्चों आसान होते हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, अनसॉल्व भी दे रखे हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं भी आपके साथ में एक दो एग्जाम्पल लूंगा। और मैं आपको पहले भी एडवाइस कर चुका हूं बच्चों कि वीडियो देखने से आपका नैया पार नहीं लगेगी, आपको वीडियो भी देखना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, राइट बच्चों। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये वीडियो ज्यादा इफेक्टिव होगा। लास्टली, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर कोई कमेंट में बच्चों आप कोई बात लिखना चाहें, दैट विल बी सो नाइस ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, and we will meet again in the next lecture. Thank you very much.